हेलो फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो होगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्यूचर सीएसआईआर एस्पिरेंट्स के लिए और उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने अभी हाल ही में एक नोटिस पढ़ा है। नोटिस ये कहता है कि आपका सीएसआईआर और डीबीटी का जो पेपर है वो मर्ज होने वाला है। बहुत सारे एजुकेटर्स ने, बहुत सारे मेंटर्स ने इस पे अपनी अपनी राय दी है और मेरे ख्याल से सबकी राय अपने अपने हिसाब से सही है, कोई गलत नहीं बताएगा आपको। सब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। क्योंकि मैंने डीबीटी और सीएसआईआर दोनों ही क्वालिफाई किए हैं, इसलिए मैं भी इसमें अपना एक पर्सपेक्टिव आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, आज का ये वीडियो इसी बारे में होगा कि हम किस तरह से ये जो न्यूज आई है इसको किस तरह से देखें और इस पे किस तरह से हम आगे काम करें। यही हमारा आज का काम रहेगा। तो वेलकम बैक करता हूं मैं आप सभी का ग्रोइंग टुगेदर विद श्रीश के इस चैनल पे। आज का वीडियो जो है आपको दिन में 12 बजे मिल जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आई विल बी अपलोडिंग अ वीडियो और ये 12 बजे आ जाएगा आपके पास। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आएगा। देखिए, पहले तो हम ये नोटिस पढ़ लेते हैं। नोटिस क्या कह रहा है आपसे? नोटिस आपसे ये कह रहा है कि एक इंट्रोडक्शन हुआ है, एक ऐसा नोटिस आया है जिसने ये कहा है, एक इंट्रोडक्शन हुआ है आपके ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट जेआरएफ टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम दिसंबर 2026 की साइकिल। पहली बात तो जून वालों को डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से डीबीटी का जो 2026 का पेपर है वो भी होगा, ऐसा मेरा मानना है। और जो जून का 2026 का पेपर है वो भी होगा, अलग अलग सेपरेटली। तो मेहनत करिए, कोशिश करिए, मैं भी इसमें आपकी थोड़ी हेल्प कर दूंगा। 4-5 मार्च से, तो होली के बाद से 5 या 10 मार्च से मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थोड़े कामों में बिजी हूँ, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। अब इसके बारे में काफी हो हल्ला मचा है कि क्या होगा क्या होगा। ये 13 जनवरी का है और आज है शायद, आज कौन सी जनवरी है, लेट मी जस्ट चेक। आज 18 जनवरी, संडे को मैं ये बना रहा हूँ। ठीक है, एक प्रपोजल आया है जिसने ये कहा कि आप जो है मर्ज करना चाहते हैं सीएसआईआर नेट और डीबीटी बेट के एग्जाम को, जिसमें कि हम एक सिंगल एस्टेब्लिश सिलेबस बना सकें जो यूनिफाइड हो यूजीसी नेट के हिसाब से और जेआरएफ की फेलोशिप और लेक्चरशिप के हिसाब से। देखिए, ऐसा किया क्यों है इन्होंने? इसके कारण बहुत है। पहले हम इस चीज का वो समझ लेते हैं कि प्राइमरी इसका काम क्या है। पहली बात तो इन्होंने कुछ सवाल उठे होंगे कि जैसे रिडक्शन इन नंबर ऑफ सीट्स हैं, सीट्स पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा ये क्लेम कर रहे हैं। इंक्रीज एकेडमिक कॉम्प्लेक्सिटी फॉर लाइफ साइंस स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी यूनिट्स ऐड हुई हैं जो बायोटेक्नोलॉजी या बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की हैं। तो जिन्होंने अपना बीटेक या एमटेक कर रखा है इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, उनको भी मौका मिलेगा, तो थोड़ा सा कंपटीशन इंटेंस हो जाएगा। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंक्रीज कंपटीशन फॉर बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स, क्योंकि उसमें अब लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स भी आएंगे। हालांकि ये सब बेबुनियाद बातें हैं, क्योंकि जो डीबीटी का जो क्राइटेरिया है वो यही कहता है कि बीटेक और एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या लाइफ साइंसेस। तो बीटेक वाले पहले भी देते थे, एमटेक वाले पहले भी डीबीटी देते थे, एमएससी बीएससी वाले पहले भी देते थे। कुछ कुछ ज्यादा वो नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा हो हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, पहले भी देते थे लोग और लोगों ने दिए हैं। भाई, मेरे पास एमएससी जब बायोकेमिस्ट्री थी तो मैंने डीबीटी का पेपर नहीं दिया क्या? मैंने दिया, क्योंकि वो एलिजिबल था मैं उसके लिए। मैंने गेट का पेपर नहीं दिया क्या? एमएससी होने के बावजूद मैंने दिया। मैंने सीएसआईआर का पेपर नहीं दिया? दिया मैंने। तो आप जिस जिस पेपर के लिए एलिजिबल हैं, आप वो सारे पेपर देंगे। या अगर आपकी एज तब तक वो कर रही, तो क्या आप चाहते हैं कि आपको फेलोशिप मिले? तो इसमें कोई बहुत ज्यादा डरने वाली बात नहीं है कि सीट्स कम हो जाएंगी या कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन हमेशा से ही बढ़ा हुआ है और जो पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन हो जरूर जाता है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, मैं आगे बताऊंगा। बैलेंस क्वेश्चन पेपर आएगा जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी डाइवर्स फील्ड्स के उसको। ये मेरे ख्याल से एक तरीका है थोड़ा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस को बढ़ाने का। देखिए, रिसेंट टाइम में जब से एआई का डेवलपमेंट हुआ है, जब से चीजें काफी ज्यादा नेटवर्किंग पे आ गई हैं, जब से कंप्यूटेशनल बायोलॉजी आई है,
तो ये चीज कंफर्म हो गई है कि कोई एक ब्रांच अकेले में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अगर आप प्योर माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं तो आपका सर्वाइवल डिफिकल्ट होगा। अगर आप एक प्योर बायोकेमिस्ट हैं तो आपका सर्वाइवल डिफिकल्ट होगा। अगर आप प्योर एक फिजिसिस्ट हैं तब भी आपका सर्वाइवल डिफिकल्ट होगा। अगर आप एक प्योर मैथमेटिशियन हैं तब भी आपका सर्वाइवल डिफिकल्ट होगा। इसलिए इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस की बात करी जा रही है। और जब मैं आईआईटी में था तब मुझे ये थोड़ा सा इसके गहराई के बारे में समझ में आया कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस का क्या मतलब होता है और उनका क्या यूसेज होता है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में। ये डेफिनेट सी बात है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस का भी एक पहलू है और उसका भी एक पहलू है। चलिए वो सब हम बाद में बात करते हैं। एडिशनली ये भी इन्फॉर्म किया जा रहा है कि सीएसआई या यूजीसी डीबीटी जेआरएफ के जो क्वालिफाई होंगे वो 3 कैटेगरीज में होंगे। पहली बात जेआरएफ, जिसको असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह भी मिल जाएगा। दूसरा अपॉइंट असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिशन टू पीएचडी। तीसरा ओनली पीएचडी जैसा ही होता। इससे एक फर्क यह पड़ा कि डीबीटी की जो कैटेगरी बी थी, जो डीबीटी की कैटेगरी बी थी प्रोजेक्ट वाली, वो थोड़ी सी डिसमेंटल हो गई, डिसमैनेज हो गई। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि डीबीटी की कैटेगरी बी से लोगों को ज्यादा फायदा मिला। सरकार ने ये देखा होगा 2020 में कैटेगरी बी लॉन्च हुई थी या उससे भी पहले लॉन्च हुई थी और देखा कि इससे ज्यादा फायदा मिल नहीं रहा है प्रोजेक्ट देने से। जो जिसमें था ना कि आप प्रोजेक्ट के अंडर कर सकते हैं और इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स के अंदर उसको पीएचडी में कन्वर्ट करा सकते हैं। अगर आपकी और आपके पीआई की आपस में बनती है, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग है, तो आप प्रोजेक्ट को पीएचडी में कन्वर्ट करा सकते हैं। लेकिन वो ज्यादा यूजफुल हुआ नहीं, इसलिए मेरे ख्याल से कैटेगरी बी को डिलीट कर दिया गया। ठीक है, तो मर्जर ऑफ सीएसआई डीबीटी नेट ये क्या है कि यूनिक स्टेप है डायनेमिक इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के बारे में, जैसे मैंने पहले बताया था। इसे स्टूडेंट, टीचर्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को सेफगार्ड होगा, साइमल्टेनियसली प्रमोटिंग इंटरडिसिप्लिनरी एंड फॉस्टरिंग एक्सीलेंस फॉर पूल ऑफ न्यू जनरेशन रिसर्चर्स। अगर इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म में सोचे तो ये बहुत अच्छी बात है। उसका रीजन ये है कि एक बार आप इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से सोचना शुरू कर दिए तो आपको एज अ रिसर्चर बहुत हेल्प मिलेगी और वो देश के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए, देश के विकास के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ सवाल इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस, उसका मुझे भी नहीं पता है आंसर। उसका आंसर हमें दिसंबर के पहले डीबीटी सीएसआईआर पेपर देखने के बाद ही पता चलेगा। पहली बात तो ये हकीकत की बात है कि डीबीटी का प्रोजेक्ट जो कैटेगरी बी था, जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया, वो खतरे में है। ठीक है, क्योंकि हमने 3 कैटेगरीज पहले डिसाइड कर ली हैं, जेआरएफ विद असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर विद पीएचडी एंड ओनली पीएचडी। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे रहेंगे? नंबर ऑफ क्वेश्चंस जैसे पहले हमको, यानी पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। देखिए, अगर आप याद कर पा रहे होंगे तो डीबीटी और सीएसआईआर का पेपर थोड़ा सा डिफरेंट इस पैटर्न में होता था कि पहले उसके आपको 50 सवाल कंपलसरी करने होते थे और दूसरे 150 में से आप 50 करते थे। तो 100 क्वेश्चन होते थे। हर क्वेश्चन डीबीटी जेआरएफ में 3 नंबर का होता था और नेगेटिव 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती थी 1 नंबर की। तो आपके प्लस 300 नंबर का पेपर होता था। सीएसआईआर में ये चीज थोड़ी उल्टी थी, उसमें +4 -1 यानी 1 डिवाइडेड 1 मार्क्स आपको सही के लिए मिलते थे और -0.25 आपके कटते थे। उसमें 3 वो होते थे, पैटर्न्स होते थे। सेक्शन ए जिसमें आपको 20 में से 15 सवाल करने होते थे, सेक्शन बी जिसमें 50 में से 35 करने होते थे, सेक्शन सी आपको 75 में से 25 सवाल करने होते थे। ये हमारा था और मार्किंग भी कुछ इस तरह की थी कि +1 0.25 की थी और +3 -1 की थी। ठीक है, अब इसमें डेफिनेटली कुछ चेंजेस आएंगे। हो सकता है ये पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी के पैटर्न पे चले, हो सकता है इन्होंने डीबीटी वाला पैटर्न सोचा हो। क्या सोचा है मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरी जान पहचान एग्जामिनेशन सेंटर के साथ नहीं है। मैं अपना लॉजिक, अपना दिमाग यूज करके बोल रहा हूँ कि ये एक चीज है जो चेंज हो सकती है दिसंबर में। जून में मुझे नहीं लगता कि कोई चेंजेस आएंगे। ठीक है, ओके। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता है। आप में से बहुत सारे लोग नीट एस्पिरेंट भी रहे होंगे। आपका अगर मैं कंफर्म नहीं कह सकता तो मैं अपने बारे में तो सोच ही सकता हूँ कि 11th में मैंने पीसीबी ली थी नीट डॉक्टर बनने के लिए। ठीक है, मैंने वो रास्ता नहीं चुना। तो नीट के टाइम पे भी ऐसा ही कुछ हुआ था। सारे स्टेट पीएमटी, सारे वो पीएमटीज को छोड़कर एक नीट, एक कॉमन एग्जाम आया था 2013 का। जिसने बायोलॉजी ली है उसने चाहते ना चाहते हुए नीट या एआईपीएमटी या स्टेट पीएमटी तो दिए ही है।
ठीक है, तो वही मर्जर अब ये लोग लाइफ साइंसेज में भी करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके फायदे भी हैं, उसके नुकसान भी हैं, हर चीज के दो पहलू होते हैं, ठीक है। पर अगर हम नुकसान के बारे में सोचेंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमारा क्या होगा, ये एक प्रश्न चिन्ह है आपके करियर के ऊपर भी और आपके ऊपर भी। तो सबसे पहले हमें डरना नहीं है। मैं और मेरे जैसे बहुत सारे एजुकेटर्स जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाते हैं, वो सब आपके साथ है, ठीक है। तो एक चीज आप याद रखिए, समझ के रखिए कि आपको डरना बिल्कुल नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि पैनिक स्टेट में आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है, ठीक है। तो हम क्या करें, आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपकी यूनिट्स में ज्यादा कुछ चेंज आया नहीं। आप बायोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स पहले भी पढ़ते थे, सेल ऑर्गेनाइजेशन पहले पढ़ते थे, फंडामेंटल प्रोसेस पहले पढ़ते थे, सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग पहले पढ़ते थे, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, genetics, evolution and diversity of life forms, ecology and behavior, ecology, biology। अब ये कुछ आ गया जब बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। अगर आप डीबीटी का पेपर दे रहे हैं तो आप ये भी पढ़ते ही थे, और अगर आप गेट बीटी का पेपर दे रहे हैं तब भी आप ये पढ़ते ही थे, तो कुछ बहुत ज्यादा नया नहीं है। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, अगेन अगर आप गेट बीटी बीटी यानी बायोटेक्नोलॉजी का पेपर देते थे तो आप ये पढ़ते ही थे, ठीक है। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग रिएक्टर्स वगैरह, फेड बैच रिएक्टर, सीएसटीआर, आप प्लग फ्लो रिएक्टर पढ़ते थे, आप थोड़ा सा इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करते थे। तो ज्यादा कुछ चेंज, एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी, ये मेरे ख्याल से कुछ नई चीजें इसमें आई हैं, और मेथड्स इन बायोलॉजी तो आप पढ़ते ही थे, इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री और पीसीआर और ये सब जिसमें भी मेथड्स आते थे, फील्ड मेथड आते थे, वो मछली पकड़ने वाला कि आपने मार्क किया, मार्क एंड रिकैप्चर टेक्निक, ये सब आप पढ़ते ही थे, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं था। जाहिर सी बात है, जब इतनी सारी यूनिट्स होंगी तो हो सकता है आपको चॉइस और ज्यादा मिले, पर यूनिट सवाल कम होने के चांसेस हैं। अगेन मैं ये कोई दावे के साथ नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही होगा, मैं सिर्फ एक अपना एजम्पशन बता रहा हूं बाय माय लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, क्योंकि मैंने ये पेपर्स दिए। पहले 13 यूनिट्स में से अगर आप देखें, सोचें कि आपको 75 सवाल सी सेक्शन के करने हैं, तो आपके पास 13 यूनिट्स हैं, तो 13 5 जा 65, आप लगभग 5 सवाल 6 सवाल हर यूनिट से बनाते थे। किसी से 5 बन गए, किसी से 6 बन गए, पर बनते थे। अब आपके पास 14 यूनिट्स हैं, तो आप 14 पंजे 70, ठीक है। अगर आप उसी पैटर्न पे चलेंगे तो आप कुछ एक आध यूनिट्स को छोड़ के आप जो है सवाल बनाएंगे। एक और चीज हो सकती है, वो बायोकेमिस्ट्री को फंडामेंटल प्रोसेस से लिंक कर सकते हैं, वो सेल ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंटल बायोलॉजी से लिंक कर सकते हैं, जो वो करते ही हैं, ऐसा कुछ उसमें नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये आपके जो सिलेबस है उसको भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड्स, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस हो गए, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोफिजिकल केमिस्ट्री, बायोएनर्जेटिक्स, ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, कपल्ड रिएक्शंस, ग्रुप ट्रांसफर, biological energy, principles of catalysis, conformation of proteins, conformation of nucleic acids, stability of proteins and nucleic acids, metabolism of carbohydrate, lipid, amino acids and vitamins। ये आपके बायोकेमिस्ट्री हो गया। सेल ऑर्गेनाइजेशन में आपके मेम्ब्रेन, प्रोटीन्स, डिफ्यूजन, आयन चैनल, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, सेक्सुलर ऑर्गेनाइजेशन, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, वेसिकल्स, प्लास्टिड्स, ये सब आ गया। ऑर्गेनाइजेशन में आपका आ गया एसटीआर, इंटरप्टेड जीन्स, जीन फैमिलीज, क्रोमेटिन। सेल डिवीजन में आ गया आपका कंट्रोल कैसे होता है, स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, ऑटोफेगी। माइक्रोबियल फिजियोलॉजी में आपका एएमआर आ गया, ग्रोथ काइनेटिक्स, ये सब आ गया। फंडामेंटल प्रोसेस में रेप्लिकेशन आ गया, ट्रांसक्रिप्शन आ गया, ट्रांसलेशन आ गया, जीन लेवल का आ गया, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल जीन रेगुलेशन आ गया आपका। सेल कम्युनिकेशन में यही आपके टॉपिक्स थे, जो सेल सिग्नलिंग, सेलुलर कम्युनिकेशन, इनेट अडेप्टिव इम्यूनिटी, होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन, कैंसर्स, सारे आपके वही चीजें। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी बेसिक कंसेप्ट्स इन डेवलपमेंट, गैमेटोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ईसीडी, एजिंग, सेनेसेंस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। फिजियोलॉजी में आपके यही आ गया, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, प्लांट हार्मोन, सेंसरी फोटोबायोलॉजी, सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट एंड फोटो एसिमुलेट ट्रांसलोकेशन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड स्ट्रेसफुल फिजियोलॉजी।
एनिमल फिजियोलॉजी में भी आ गया आपका ब्लड सर्कुलेशन, सीवीएस, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड सेंस ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम, थर्मल रेगुलेशन, स्ट्रेस एंड अडेप्टेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइनोलॉजी। यहाँ पे एक आध चीजें आई हैं, जैसे कंसेप्ट ऑफ मेटा ऑर्गेनिजम्स एंड होलोबायोन्ट्स, ये नई चीज आई है। और इंटर ऑर्गन कम्युनिकेशन एंड एनर्जी होम्योस्टेसिस, मेटाबॉलिक हेल्थ एंड डिसऑर्डर्स। ठीक है, मैं आपको इसका पूरा साइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा। देखिए, प्रपोज्ड सिलेबस है, मैं फिर बोल रहा हूँ प्रपोज सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद इनहेरिटेंस बायोलॉजी आती है, ये आपकी जितने भी जेनेटिक एनालिसिस, क्रोमोसोम, जीन्स, म्यूटेशंस, ह्यूमन जेनेटिक्स, एलओडी स्कोर्स, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रक्शन एंड न्यूमेरिकल अल्टरेशंस ऑफ क्रोमोसोम्स, म्यूटेशन वगैरह आ गया। एवोल्यूशन आ गया आपका, माइक्रोबियल, प्रोटिस्ट, फंगाई, प्लांट, एनिमल, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टेक्सोनॉमी, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ एंड लाइफ फॉर्म्स। उसके बाद इकोलॉजी आ गया, इंट्रोडक्शन, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, ह्यूमन इंपैक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, एक्ट्स एंड पॉलिसीज, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब थोड़ा सा जीके वाला पार्ट, कि सपोज कोई एक्ट बना, जैसे वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एक्ट बना, या कोई गंगा का एक्ट बना, जिसमें गंगा की प्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। या अभी कुछ दिन पहले एक काफी चर्चा में न्यूज आई थी कि अरावली हिल्स की वो हाइट कम कर रहे हैं, ठीक है। हाइट उसका वो मापदंड उसका चेंज कर रहे हैं अरावली हिल्स को थोड़ा सा वो करने के लिए। तो अब आपको थोड़ा सा जीके का भी या जीएस का भी, जो जनरल स्टडीज वाला पार्ट होता है सिविल सर्विसेज का, उससे भी थोड़ा बहुत आइडिया लेना पड़ेगा। मैंने बहुत बहुत नहीं बोल रहा कि डेप्थ में जाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको करंट अफेयर्स का भी, जो बायोलॉजी टर्म्स में है, ठीक है। एक्ट्स कौन से आ रहे हैं, कौन सी पॉलिसी आई है, क्या आया है, वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। बिहेवियरल इकोलॉजी, उसके बाद आता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल। देखिए, अगर आप डीबीटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप गेट बीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये पढ़ते ही हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। और जितने भी लोग सीएसआईआर की तैयारी कर रहे हैं, उसमें से 70 से 80% लोग, रादर 90% लोग डीबीटी का पेपर भी देते हैं। मैंने ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जिसने सीएसआईआर का पेपर दिया हो, डीबीटी का पेपर ना दिया हो। क्योंकि हर इंसान अपने चांसेस बढ़ाना चाहता है, हर इंसान चाहता है कि उसको पीएचडी मिले और अच्छी जगह से मिले। और चूंकि डीबीटी और सीएसआईआर की फेलोशिप सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल से लोगों डीबीटी का पेपर भी देते हैं। और अगर आप देते हैं तो आपको ये पता ही हो, इनफैक्ट ये आपको एमएससी में भी पढ़ाया गया होगा। हाँ, वो अलग बात है कि हो सकता है कुछ जगह ना पढ़ाया गया हो। आई एम ऑल्सो श्योर कि हो सकता है कुछ टायर 2 टायर 3 या बहुत ही जो स्टेट लेवल के कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें शायद उतना एक्सपोजर ना मिला हो। बट फिर भी कुछ आपको बेसिक पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बैठा हूँ ना, मैं पढ़ाने बैठा हूँ ना, मैं देख लूँ, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो मेजर बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो जिसमें ब्लास्ट आ जाता है, ठीक है, फास्ट आ जाता है, जीन एनोटेशन क्या होती है, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग क्या होती है, क्लासिफिकेशन एंड कंपैरिजन ऑफ प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अभी एक चीज बहुत 2019 से बहुत ज्यादा उसमें है, जिसका बहुत ज्यादा यूज भी हो रहा है, अल्फा फोल्ड का प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन में, राइट। तो आपको ये पता थोड़ा होना चाहिए। एआई बेस्ड स्ट्रक्चर अल्फा फोल्ड, जैसे मैंने अभी बोला, ठीक है। आजकल एआई का बड़ा बबल चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कर देगा, वो कर देगा। इंपॉर्टेंट है उस चीज को एक्नॉलेज करना, उस चीज को समझना कि एआई का कितना अच्छा यूज है हमारे बायोलॉजी में और बायोलॉजिकल डेटा इंटरप्रिटेशन में, वो समझना बहुत जरूरी है। ड्रग डिजाइन, अगर आप आगे पीएचडी में ड्रग डिजाइनिंग करते हैं तो आप कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो वो मेरे ख्याल से कुछ नए रास्ते भी खुलेंगे, कुछ इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज भी खुल रहे हैं, ठीक है। सिस्टम्स बायोलॉजी, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, डिजिटल हेल्थ, मेटाबॉलिक पाथवेज एंड डिसीजेस। मैं मेरी एमटेक की जो ट्रेनिंग है वो मेटाबॉलिक इंजीनियर की है। मेटाबॉलिक इंजीनियर और जेनेटिक इंजीनियर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। उसी का एक दूसरा रूप है, उसी का एक दूसरा वर्जन है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही एक दूसरा एक एडवांस वर्जन है, एक थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग। मेटाबॉलिज्म होता क्या है? मेटाबॉलिज्म यही तो होता है कि आपका एक प्रोडक्ट बना, एक मेटाबोलाइट बना, ग्लूकोज बना, पायरोवेट बना। कैसे बना? एंजाइम की मदद से बना। एंजाइम कौन कोड करता है? जीन कोड करते हैं। आपने जीन को हटा दिया, एंजाइम बनना बंद हो गया, फ्लक्स चेंज हो गया। सब पढ़ाऊंगा, सब समझाऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप गेट बीटी का पेपर आपने कभी नहीं दिया है, तो गेट बीटी के आपके सिलेबस से थोड़ा बहुत मैच करेगा ये। गेट बीटी का भी आपको सिलेबस थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स है, आप देखिए ये है थोड़ा सा जिससे बच्चे डरते हैं। इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स है,
आप क्या, मैं भी डरता हूं और आज तक डरता हूं, पर मैंने क्या कहा, डर पे विजय पानी है, ठीक है। मैंने 12 साल बाद आईआईटी में जाकर मैथ्स करी थी। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ अपनी। मेरे पास 2011 में जब मैंने अपना 11th में ज्वाइन किया तो मेरे पास पीसीबी था, मेरे पास मैथ्स नहीं था। और 2023 में जब मैंने आईआईटी से एमटेक करने का सोचा, मेरा प्लान बना, लाइफ के कुछ ऐसे डिसीजंस रहे कि मेरा आईआईटी दिल्ली से एमटेक करने का प्लान बना, तो उसमें भी इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स थी, अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर बायोकेमिकल इंजीनियर्स। 12 साल बाद जब मैंने मैथ्स उठाई है और मैं ठीक ठाक कर ले गया, तो आप तो कर ही सकते हो, ऐसा कोई बहुत ज्यादा चीज नहीं, ठीक है। उसके बाद इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स हैं, ये कुछ चीजें हैं जो शायद आपके लिए थोड़ी सी टफ हो। इस यूनिट को छोड़ दो, इस यूनिट को छोड़ दो अगर बहुत ज्यादा टफ लग रही है। और अगर आपको बायो प्रोसेस में जाना है, अगर आपको वैक्सीन डेवलपमेंट में जाना है, तो ये भैया ये इसको पढ़े बगैर तो नहीं जा सकते आप। आपका गोल क्लियर होना चाहिए, आपको कौन सी टॉपिक पे रिसर्च करना है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स इन बायोलॉजिकल, वो तो बायोएनर्जेटिक्स से ही आ गया, ठीक है। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, इसमें वही ग्रोथ काइनेटिक्स आ गए, बायोरिएक्टर्स आ गए, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स आ गए, उसमें ऑटोक्लेविंग चलती है, उसमें यूवी रेस से आप स्टेरिलाइज करते हो, उसमें आप अल्कोहल से स्टेरिलाइज करते हो, ये सब तो चीजें हैं, कोई बहुत ज्यादा चीज थोड़ी ना। एंजाइम्स एंड माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, इसमें वही है कि आप कौन कौन से एंजाइम्स, इमोबिलाइजेशन एंजाइम्स कौन से करते हो, ठीक है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या है, एक्सट्रैक्शन कैसे करते हो, मेम्ब्रेन प्रेसिपिटेशन बाय सॉल्ट्स, ये सब क्रोमेटोग्राफी का पार्ट है। बायो प्रोसेस प्लांट डिजाइन, ये हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लिए नया हो, देखो कैसे होता है इस चीज को। मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग एंड सिंथेटिक बायोलॉजी, आप किस तरह से मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग करते हो, सिंथेटिक बायोलॉजी किस तरह से आप उसका कंसेप्ट आता है आपके दिमाग में। उसके बाद एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी, ये तो आपको पता ही है, आरडीटी हो गया, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, मरीन बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। मैं इनमें से ऐसी कोई चीज नहीं है जो छोड़ूंगा, आई विल हेल्प यू, ठीक है। और मेथड्स इन बायोलॉजी, ये तो आपको पता ही था, इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स है, इसमें बायोफिजिकल मेथड्स है, जीनोमिक ट्रांसक्रिप्टोमिक, हाँ अब जैसे ये आ गए इसमें जीनोमिक ट्रांसक्रिप्टोमिक, प्रोटियोमिक्स एंड मेटाबोलोमिक्स, इसके बिना आजकल काम ही नहीं चल रहा ना दोस्त। आप कुछ भी पढ़ोगे, आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, वो इसीलिए डाला है सिलेबस में, ठीक है। रेडियो लेबलिंग टेक्निक्स, ठीक है, हिस्टोकेमिकल, हिस्टो एलाइजर, ये सब है। माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स, इलेक्ट्रोफिजिकल टेक्निक्स, मेथड्स इन फील्ड बायोलॉजी एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स। खत्म करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन से हमने दो तीन बातें हमें जो समझ में आई, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि आप डरिए मत, घबराइए मत। ये पहली बार नहीं हो रहा है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के साथ, उनके साथ ये बहुत बार हो चुका है, इंजीनियरिंग के साथ भी हुआ है। आपको याद पड़ता होगा कि एआई ट्रिपल ई, मेरे भैया जो थे और मेरे जो सीनियर्स थे, उन लोगों ने एआई ट्रिपल ई और आईआईटी अलग अलग दिया था। अब दोनों को मिलाकर आईआईटी जेई और आईआईटी जेई मेंस और आईआईटी जेई एडवांस बना दिया। तो ये सरकार है, सरकार कुछ भी कर सकती है और करती रहती है, ठीक है। दो तीन चीजें हैं, जैसे एज का इसमें एक फैक्टर हो सकता है, स्पेशली जनरल क्लास के लिए, हालांकि सबके लिए हो सकता है बट जनरल क्लास के लिए ज्यादा हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे, क्या वो डीबीटी का पैटर्न फॉलो करेंगे या सीएसआईआर का। मुझे जहां तक के लग रहा है वो सीएसआईआर का पैटर्न फॉलो करेंगे। वो रोट मेमोरी को जो रट्टा मारने वाली चीज है, रोट लर्निंग को, उसको तोड़ना चाहते हैं, मुझे मुझे ऐसा प्रतीत, ठीक है। और उसके बाद कुछ जैसे बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स हैं, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, वो सब आपको आनी चाहिए। देखिए अगर आप एक अच्छे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, वो भी आजकल के टाइम में, तो आप मैथमेटिक्स से, कंप्यूटर से भाग नहीं सकते। मैं अभी भी मैथ्स पढ़ रहा हूँ, आईआईटी से मैथ्स पढ़ने के बाद मेरा मैथ्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और अब मैं दोबारा से 11th 12th की मैथ्स पढ़ रहा हूँ, क्योंकि पढ़नी पड़ रही है। मैं बायोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मुझे मैथ्स पढ़नी पड़ रही है, क्योंकि यूएसए में, यूरोप में पढ़ाई जाती है, और आपको भी पढ़नी पड़ेगी अगर आप एक बहुत अच्छे बायोलॉजिस्ट, एक बहुत अच्छे बायोकेमिस्ट बनना चाहते हैं। यू हैव टू इंटीग्रेट ऑल दीज स्किल्स। और मैं मानता हूं कि चेंज हमेशा डिफिकल्ट होता है, बट अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो आपको हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप आपके आज के इस कन्वर्सेशन से आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। मुझे लगता है कि शायद मैं आपको कुछ चीजें समझा पाया हूँ,
डरिए मत, घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ। सारे एजुकेटर, सारे प्लेटफॉर्म से हमारी हमारे चाहे आप पढ़ाने के तरीके डिफरेंट हों, हमारी शायद सोच में थोड़ा सा डिफरेंस हो, पर एक बात एजुकेटर्स के बीच में कॉमन है कि वो चाहते ये हैं कि उनके स्टूडेंट्स पढ़ें और खूब तरक्की करें, वो डरे नहीं। मेरे ख्याल से ये कॉमन पॉइंट है जो हर एजुकेटर चाहता है अपने स्टूडेंट्स से। तो बस डरिए मत, सीएसआईआर की तैयारी स्टार्ट करिए। और जून 2026 के लिए तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जून में मुझे लगता है कि डीबीटी और सीएसआईआर, आईसीएमआर बोल रहा हूँ, सीएसआईआर का पेपर सेपरेटली ही होगा। आई होप आपको कुछ कॉन्फिडेंस आया होगा कि आपके सिलेबस में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया है, ठीक है? हो हल्ला मत मचाइए, पैनिक मत होइए, काम करते रहिए और मैं आपकी इस जर्नी में आपकी पूर्णतः सहायता करने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू हेल्प यू विद ऑल माय विशेस एंड विद ऑल माय नॉलेज। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ग्रेट सीरीज के वीडियो में, ठीक है? और ये मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके रिपब्लिक डे से। अभी कुछ काम चल रहा है, कुछ क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं गेट सीरीज के लिए। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 26 से लेकर और 4 दिसंबर तक, 4 दिसंबर बोल रहा हूँ, 4 फरवरी तक आपके गेट सीरीज के वीडियोस आ जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, बाय।